हेलो फ्रेंड्स, आज हम खिलाफत आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। भले ही रोलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक सीमित था। ये बड़ा आंदोलन तो था, लेकिन यह छोटे छोटे कस्बों तक ये नहीं जा पा रहा था। यह है ना, मतलब शहरों और कस्बों तक ये मतलब सीमित रह गया था। ये छोटे छोटे गाँवों तक, ये धाड़ियों क्षेत्र वगैरह में है ना, ये रोलेट बहुत सीमित था। ये शहरों और कस्बों तक ही रह गया था। मतलब छोटे छोटे धाड़ियों वगैरह में ये यह बातें यहाँ पे नहीं, जागरूकता नहीं थी, नहीं पा रही थी। और महात्मा गांधी जो थे वो पूरे भारत में ना ज़्यादातर धनाधार वाला आंदोलन खड़ा करने चाहते थे। यानी महात्मा गांधी क्या चाहते थे, मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों एक हो जाए तो है ना और भी बेटर रहेगा। मतलब ना वो है ना पूरे भारत में ना ये आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, एकदम बड़ा। लेकिन उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। यानी महात्मा गांधी ना, मतलब ये ना जो रोलेट एक्ट है ना, एक बहुत बड़ा आंदोलन तो था, लेकिन ना वो इतना बड़ा आंदोलन नहीं था। महात्मा गांधी चाहते थे कि एक मुसलमान और हिंदू है ना, दोनों है ना, मतलब एक दूसरे के है ना नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन मतलब नहीं चलाया जा सकता। मतलब ये हिंदू और मुसलमानों का है ना क्या साथ होना बहुत ज़रूरी था, तभी एक बड़ा और अच्छा मतलब आंदोलन ना हो सकता था। महात्मा गांधी कहते थे उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदाय को नज़दीक ला सकते हैं। तो महात्मा गांधी को क्या लगता था कि वो खिलाफत का है ना मुद्दा उठा करके दोनों समुदाय को क्या है नज़दीक ला सकते हैं। मुसलमान और हिंदू दोनों समुदाय को है ना नज़दीक ला सकते हैं। और प्रथम विश्व युद्ध में ना ओटोमन तुर्की तो की क्या हो चुकी थी, हार हो चुकी थी। तो ओटोमन ना तुर्की की क्या हो चुकी थी, हार हो चुकी थी। तो यह अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ओटोमन सम्राट पर एक बहुत सशक्त शांति संधि थोपी जाएगी। क्या सशक्त शांति मतलब जो है संधि वो थोपी जाएगी किस पर, तो कि जो आध्यात्मिक नेता जो खलीफा ओटोमन सम्राट पर एक बहुत सशक्त शांति संधि थोपी जाएगी। ये क्या है कि अफवाह फैली हुई थी। इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ओटोमन सम्राट पर एक बहुत सशक्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो खलीफा की शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का क्या गठन किया गया था। किसकी, खलीफा की शक्तियों की रक्षा करने के लिए। कब, मार्च 1919 को मुंबई में खलीफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ कई मुस्लिम तो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई मुस्लिम नेता ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्यवाही की समाधान तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। तो महात्मा गांधी है, उन्होंने सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन तथा स्वराज्य दोनों के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। तो किसने राजी किया, तो महात्मा गांधी ने राजी किया। कब, तो सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ पर हुआ कि सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने एक दूसरे नेता को इस बात के लिए राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन तथा स्वराज्य आंदोलन दोनों के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए। यानी खिलाफत आंदोलन और स्वराज्य आंदोलन दोनों के लिए एक कौन सा आंदोलन चलाना चाहिए, असहयोग आंदोलन।
तो खिलाफत आंदोलन और स्वराज्य आंदोलन दोनों के लिए ना एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। असहयोग आंदोलन, तो इसमें क्वेश्चन मार्क उठता है कि असहयोग ही क्यों, असहयोग आंदोलन ही क्यों चलाना चाहिए, और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का रास्ता ही क्यों चुना। अपनी पुस्तक हिंदी स्वराज 1909 में गांधी जी ने कहा था कि भारत में ब्रिटेन शासक भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था तथा वह शासन इसी सहयोग से चल रहा था। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले तो साल भर के भीतर ही ब्रिटिश शासन ढंग जाएगा और स्वराज्य की स्थापना हो जाएगी। गांधी जी का सुझाव था कि आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। कि असहयोग आंदोलन ही क्यों, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का रास्ता क्यों चुना, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का रास्ता इसलिए चुना कि ना उन्होंने अपनी एक जो पुस्तक है हिंदी स्वराज 1919 में गांधी जी ने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है ने, जो है ना ब्रिटिश जो शासन जो भारत में जो स्थापित हुआ है वो क्या है, भारतीयों के सहयोग से हुआ है। तो यह शासन इसी सहयोग से चल रहा है, तो ये शासन क्या है, उसी सहयोग से ये चल रहा था। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले तो साल भर के भीतर ही ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज्य की स्थापना हो जाएगी। गांधी जी का सुझाव था कि आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। तो प्रथम चरण में क्या बताया गया है कि लोगों को सरकार द्वारा दी गई पद्धतियाँ लौटा देनी चाहिए, यानी लोगों को जो सरकार द्वारा जो दी गई है, ब्रिटिश सरकार है ना, जो उसके द्वारा जो दी गई है पद्धतियाँ उसको लौटा देनी चाहिए। सरकार नौकरियाँ, सेना, पुलिस, अदालतों और विद्यार्थी परिषदों और स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। तो क्या है, सरकारी नौकरियाँ, सेना, पुलिस, अदालतों, विद्यार्थी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का क्या करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। दूसरा चरण क्या कहता है कि यदि आप उन्होंने ऐसा तो कर तो दिया कि बच्चे ना, मतलब जो बच्चे कॉलेज जा रहे थे, स्कूल जाना छोड़ दिया, फिर ना जो जॉब में थे, जो वकील थे उन्होंने ना मतलब वकालत करनी छोड़ दी, वो नहीं चाहते थे नौकरियाँ, सब कुछ जो सरकारी थे वो सब छोड़ दिए, बच्चे कॉलेज नहीं जाते थे। दूसरा चरण कहता है कि यदि सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया जाएगा। तो यदि सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्रा करते रहे। तो 1920 में गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में क्या करने लगे, यात्रा करने लगे। कांग्रेस के बहुत सारे लोग प्रथम चरण में लिए गए असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से सशक्त थे। वे नवंबर 1920 में विद्यार्थी परिषद के लिए होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने से हिचकिचा रहे थे कि वे नवंबर 1920 में विद्यार्थी परिषद के लिए होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने से वह हिचकिचा रहे थे। उन्हें यह भी डर था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। तो उन्हें किस बात का डर था कि इस आंदोलन जो कर रहे हैं उसमें लोग हिंसा भी कर सकते। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस के भारी खींचतान चलती रही। तो सितंबर से लगाकर दिसंबर तक क्या कांग्रेस में एक भारी खींचतान चलती रही, तानाशाही चलती रही। कुछ समय तक ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विद्यार्थियों कुछ समय तक ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थक और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी।
आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। कब लगा दी गई थी? दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन, कहाँ पे? नागपुर अधिवेशन में क्या कर दिया था? एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी थी। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं क्या, उनके बारे में चर्चा करेंगे। किस असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ? तो असहयोग खिलाफत आंदोलन जो है वो जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समुदाय ने भाग लिया क्योंकि हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी के लिए स्वराज्य के अर्थ भी अलग अलग थे। शहरों में आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग और हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मैंने जो पहले बात की थी ना कि हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया था। हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफा सौंप दिए, यानी अपनी जॉब थी उसको इस्तीफा दे दिया था। हेडमास्टर शिक्षकों ने क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिए थे। वकीलों ने वकालत करना छोड़ दी थी कि मुकदमे करना ही बंद कर दिए थे, छोड़ दी थी। और मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार ही किया गया। एक मद्रास के अलावा, यानी मद्रास में ही कुछ नहीं हुआ, खाली मद्रास के अलावा बाकी ज़्यादातर प्रांतों में तो क्या चुनावों का बहिष्कार ही किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जिस्टस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को ही मिल पाते हैं। इसलिए इस पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी क्या है? ज़्यादा नाटकीय रहा, यानी विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग विरोध करते हुए दफ्तर और दुकानों में अंदर जाने का रास्ता रोक लेते थे। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी और 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था, जो 102 करोड़ से घटाकर 57 करोड़ रह गया। तो क्या हुआ? 1921 से 1922 के बीच में विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया, यानी कि 102 करोड़ घटाकर कितने रह गए? 57 करोड़ रह गया, यानी 102 करोड़ घटाकर कितने रह गए? 57 करोड़ ही रह गया। बहुत सारे व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने तथा विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। बहिष्कार आंदोलन के फैलने से तथा भारतीय कपड़े पहनने से भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। तो बहिष्कार आंदोलन के फैलने से भारतीय कपड़े पहनने से भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। आंदोलन में कमी। कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। ब्रिटेन की मिलों का कपड़ा यहाँ की खादी के कपड़े से क्या होता था? सस्ता। मैंने ब्रिटेन के जो कपड़े थे वो सस्ते होते थे और यहाँ के कपड़े जो है ना वो महंगे रहते थे। तो ब्रिटेन की मिलों का कपड़ा यहाँ की खादी के कपड़े से सस्ता होता था। अतः गरीब खादी कैसे खरीदते? वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे करते? बात समझ में आ रही है ना कि ब्रिटेन के जो
ब्रिटेन की मिलों से जो कपड़ा जो आता था खादी वाला, तो वो क्या होता, सस्ता होता था। और ना जो अपने इंडिया में जो कपड़ा रहता था वो बहुत महंगा था। तो फिर कैसे खरीदते? अतः गरीब खादी कैसे खरीदते? वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे करते? बात समझ में आ रही ना कि ब्रिटिश संस्थानों और स्कूल, कॉलेज, कोर्ट के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। यानी वो कुछ काम नहीं करेंगे तो उनको पेमेंट कहाँ से मिलेगा? तो उससे भी बहुत काफ़ी समस्या पैदा हो गई कि ब्रिटिश संस्थानों में ना जो अधिकारी थे, हेड मास्टर थे, उन्होंने क्या किया, शिक्षक वगैरह उन्होंने क्या अपनी जॉब छोड़ दी थी, इस्तीफा दे दिया था। तो उससे भी काफ़ी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन तब कामयाब होता जब ब्रिटिश संस्थान के वैकल्पिक भारतीय संस्थान की पहले ही स्थापना की जाती। तो इसका ना मतलब पहले से ना कुछ सॉल्यूशन कर रखा होता ब्रिटिश संस्थान से, वो भारतीय संस्थान पहले से ही स्थापित होते तो ये इतना कोई डिफरेंस आता नहीं। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, इसलिए इसमें क्या, इसलिए वो कामयाब नहीं हो पाया। तो आंदोलन तब कामयाब होता, कब होता, जब ब्रिटिश संस्थानों की वैकल्पिक भारतीय संस्थान ही पहले ही स्थापित होते। यानी भारतीय संस्थान वो पहले ही स्थापित होते, ब्रिटिश संस्थान से पहले ही भारतीय संस्थान स्थापित होते, तो यह आंदोलन कामयाब हो जाता। लेकिन ये कमी रही आंदोलन की कि यहाँ पे पहले से स्थापित नहीं थे। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों के स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। यानी वैकल्पिक संस्थानों के स्थापना की क्या प्रक्रिया बहुत धीमी थी, यानी मंद थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह किससे हुआ? शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया था। देश के विभिन्न भागों में चले किसानों और आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसान का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिये या मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगा और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों को बेघर करनी पड़ती थी। जमींदारों पर उनका अधिकार स्थापित न हो सके, इसलिए बार बार उनकी ज़मीनों के पट्टे बदल दिए जाते थे। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो तथा दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। इसके तहत बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने फैसला किया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया तथा गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। अक्टूबर 1920 तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में किसान सभा का गठन किया गया। कब किया गया? अक्टूबर 1902 में जवाहरलाल नेहरू और रामचंद्र और कुछ अन्य बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में इस सभा का क्या किया गया था? गठन किया गया। महीने भर में इससे पूरे इलाकों के गांवों तक संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध
के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों और हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा गांधी का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयों को सही ठहरा रहे थे। आंध्र प्रदेश की गूडेम, तो ये आंदोलन एक आंध्र प्रदेश के गूडेम पहाड़ियों पर भी आंदोलन ये स्थापित हुआ। 1920 के दशक में आंध्र प्रदेश के गूडेम पहाड़ियों के आदिवासी किसानों ने एक उग्र मुरलीला आंदोलन छेड़ दिया। गुरलीला, कौन सा एक उग्र गुरलीला आंदोलन छोड़ दिया आंध्र प्रदेश के आदिवासी किसानों ने। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य वन्य क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने जंगलों में लोगों को दाखिल होने पर पाबंदी लगा रखी थी। लोग इन जंगलों में न तो मवेशियों को चरा सकते थे और न ही जलाने के लिए लकड़ी तथा फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था बल्कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीन जा रहे थे। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेघर करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। इनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरिया सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियाँ हैं। वह उनके पास ऐसे वो मानते थे कि ना कोई भी है बीमार हो तो वो उसको सही कर देते। उनके पास एक दावा था। अल्लू सीताराम राजू एक विशेष व्यक्ति थे। वो एक दावा करते थे कि वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, यानी वो किसी के बारे में ना वो जानकारी इसको मनोवैज्ञानिक तरीके से पता लगा सकते हैं, ऐसे वो मानते थे। लोग को स्वस्थ कर सकते हैं तथा गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती, ऐसे वो अनुमान लगा देते थे। एकदम अलग ही थे। राजू के व्यक्तित्व में चतकृत लोगों को लगता था कि वह एक ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। तो राजू की ना जो महात्मा गांधी की महानता का गुण गाते थे, उनका कहना था कि वे असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं। उन्होंने लोगों को खादी पहचानने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। उनका यह भी दावा था कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। गूढ़े विद्रोहियों ने पुलिस तानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज्य स्थापित के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई और राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुके थे। बागानों में स्वराज्य। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि उस चारदीवारी के बाहर जा सके जिसमें उनको बंद करके रखा गया था।
उनके लिए आज़ादी का मतलब यह भी था कि वे अपने गांवों में संपर्क कर सके। इसका कारण यह था कि 1859 के इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट के तहत उन्हें बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो अपने अधिकारियों की अवहेलना कर बागान छोड़ घर जाने लगे। उनको लगता है कि अब गांधी स्वराज्य उनको लगता है कि अब गांधी राज्य आ गया है, इसलिए हरेक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए और रेलवे स्टेशनों की हड़ताल के कारण रास्ते में ही फंस गए तथा पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई हुई। इस प्रकार से असहयोग आंदोलन एक इलाके तक ही सीमित न रहकर सभी जगह फैला। अंत में 1920 में गोरखपुर में चौरी चौरा से बाजार से गुजर रहे शांतिपूर्ण जुलूस था। पुलिस के बीच हिंसक टकराव होने के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोकने का आह्वान किया और उन्होंने एक सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर ये यहाँ पे तो ये है ना आह्वान तो कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर प्रारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो पूरे देश में क्या बन गया था, जनाधार वाला आंदोलन बन गया था। शहरों और देहात सभी जगह फैले इस आंदोलन में सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया था। असहयोग आंदोलन ने जब हिंसक रूप धारण कर लिया तो फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का प्रस्ताव कर लिया। उनको लगता था कि सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की ज़रूरत है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जनसंघर्षों से थक चुके थे। वे 1990 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई और प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। परिषदों में रहते हुए वे ब्रिटिश नीति का विरोध करना चाहते थे, सुधार की वकालत करना चाहते थे तथा यह दिखाना चाहते थे कि वे परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। चिरंजीव दास और मोतीलाल नेहरू के परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन किया गया। तो एक सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ये एक ऐसे युवा नेता थे जो ज़्यादा उग्र जनांदोलन के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 1920 से 1930 के दशक के आखिरी वर्षों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा बदल दी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर था। साइमन कमीशन का गठन। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी थी और 1930 के बाद तो पूरी तरह धराशायी हो गई। कृषि उत्पादों की मांग गिरने से तथा निर्यात कम होने लगा तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल-पुथल से गुजरने लगे थे।
साइमन कमीशन का गठन। साइमन कमीशन का गठन ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक असहयोग का गठन कर दिया। राष्ट्रीयवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन कर उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का विरोध। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस आ जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारों से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने परिषदों में हिस्सा लिया। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने लाहौर में एक आंदोलन का नेतृत्व किया जिससे अंग्रेज सरकार हिल गई और अंग्रेजों ने विरोध करने वालों पर लाठियां बरसाई, जिसमें 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय शहीद हो गए। इस विरोध को शांत करने के लिए वाइसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 को भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमोल सा ऐलान कर लिया। यद्यपि उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई, बस इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता सुस्पष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस के तेज तर्रार खेमे के नेता आक्रामक तेवर अपनाने लगे थे। मध्यमार्गी नेता और उदारवादी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। पूर्ण स्वराज में दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाए और उसे दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। यद्यपि इस उत्सव की ओर बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया। स्वतंत्रता दिवस की शपथ 26 जनवरी 1930 में हुई, तो स्वतंत्रता दिवस की शपथ 26 जनवरी 1930 में हुई। हमारा विश्वास है कि किसी भी समाज की तहत भारतीय जनता का भी यह एक अरण्य अधिकार है कि उन्हें आज़ादी मिले, अपनी मेहनत का फल मिले और जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी हो, जिससे उन्हें आगे बढ़ने के परिपूर्ण अवसर मिले। हमारा यह भी विश्वास है कि यदि कोई भी सरकार अपनी जनता को इन अधिकारों से वंचित करती है और दबाती है, तो जनता को भी सरकार को बदलने या उसे समूल समाप्त करने का अधिकार है। भारत में ब्रितानी सरकार ने न केवल भारतीय जनता को स्वतंत्रता से वंचित किया, बल्कि उसने जनता का शोषण किया। उसने देश को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्तर पर नष्ट कर दिया। इसलिए हमारा विश्वास है कि
भारत को अनिवार्य रूप से ब्रिटेन के साथ अपने सभी संबंधों को समाप्त करके पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू तथा कांग्रेसियों का यह पूर्ण स्वराज्य का सपना था, जिसके लिए अभी कुछ वर्षों तक और इंतज़ार करना था। फिर उन्होंने चलाया नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको ये समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। स्क्रीनशॉट ले लें और कुछ कमी रह गई तो कमेंट करके बताएं, जिससे मैं क्लियर कर सकूँ उस कमी को। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।